पार्ट 2 के बाद अब पार्ट 3 है परमाणु एवं अणु, 9th क्लास पार्ट 3। इसमें सबसे पहले रासायनिक संयोजन के नियम आते हैं। तो उससे पहले परमाणु के बारे में बताया गया है। पार्ट 2 में थोड़ा परमाणु और अणु के बारे में कुछ मैंने बता दिया था। उसमें शुद्ध पदार्थ जो होते हैं उसमें तत्व और यौगिक 2 होते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत बता दिया था। अब इसमें थोड़ा सा और आगे इसमें बताया गया है। तो देखिए परमाणु क्या होता है, ये किसी भी पदार्थ का सूक्ष्म कण होता है ना, जो क्या है स्वतंत्र अवस्था में भी रह सकता है, और या फिर कुछ परमाणु होते हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पाते हैं, तो वो दूसरे परमाणु के साथ मिलके अणु बनाते हैं। ठीक है, तो ये होता है। तो प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक जो थे, दार्शनिक जो थे, वो मानते थे पदार्थ जो होता है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसका नाम उन्होंने कहा था परमाणु। ठीक है, तो किसी भी पदार्थ है उसे जब हम तोड़ते हैं बहुत ज्यादा तोड़ने के बाद एक अवस्था ऐसी आती है कि जब हमें एक सूक्ष्म कण प्राप्त होता है जिसे और हमें विभाजित नहीं कर सकते, तो उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु जो होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। ठीक है, तो अभी इसके बाद जो है वैज्ञानिकों को जब ये पता चला कि परमाणु होता है, उसके बाद फिर उन्होंने पदार्थों में यौगिक और तत्वों में भेद करना उन्होंने सीखा। उसके बाद उन्होंने रासायनिक अभिक्रियाएं की, और रासायनिक अभिक्रियाओं से उन्होंने परमाणुओं की संरचना के बारे में थोड़ा और अधिक जानकारी उन्होंने प्राप्त की। तो उन्होंने कुछ नियम बनाए जिन्हें कहते हैं रासायनिक संयोजन के नियम। कि कोई भी अभिकारक है, कोई भी अभिक्रिया होती है ना, जैसे कि यहाँ पे हो रही है अभिक्रिया, तो ये अभिकारक हैं, इन्हें अभिकारक कहते हैं, रिएजेंट। ठीक है, तो इन दोनों की अभिक्रिया जो होती है तो उससे क्या बनते हैं, फिर उत्पाद बनते हैं, इन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि ये बन गए ये सारे प्रोडक्ट। तो इसमें जो है जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई तो इसमें प्रोडक्ट बने। ठीक है, तो वो किस तरह से कोई भी अभिकारक जो है संयोजन करते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, और उसके बाद उत्पाद जो बनते हैं तो उनके क्या नियम होते हैं, किस तरह से वो बनते हैं, तो उन्हीं को कहा गया रासायनिक संयोजन के नियम। ठीक है, इसमें 2 नियम होते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, तो द्रव्यमान संरक्षण में क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, वो ये कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है, यानी कि जो अभिकारकों का द्रव्यमान होता है, वो संरक्षित रहता है, यानी कि ना तो वो बढ़ता है और ना ही वो घटता है। तो इसका एक उदाहरण ये है, एक अभिक्रिया दे रखी है, ये सोडियम कार्बोनेट और ये एसिटिक एसिड, दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है, दोनों के बीच अभिक्रिया के बाद एक 3 यौगिक बनते हैं। एक सोडियम एसिटेट है, दूसरा वाटर, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो माना अगर हमने जैसे 5.3 ग्राम हमने सोडियम कार्बोनेट लिया किसी अभिक्रिया में, और 6 ग्राम हमने एसिटिक एसिड लिया, तो इन दोनों के बाद जो अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया के बाद जो ये तीनों, तो जो भी उत्पाद यहाँ पे बनेंगे उनका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, इन दोनों अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने जोड़ा 5.3 ग्राम और 6 ग्राम को हमने जोड़ा, तो यहाँ पे 11.3 आया। अगर इन तीनों को भी हम जोड़ते हैं, जैसे तीनों का अलग अलग आता है, 8.2 ग्राम है ना, 0.9 ग्राम और 2.2 ग्राम, तो इन दोनों को जोड़ा तो वो तो उतना ही आया।
तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है ना। अगर हम अतिरिक्त मिला देंगे तो अतिरिक्त उसकी अभिक्रिया नहीं होगी, वो अलग से बच जाएगा। लेकिन अभिकारकों को जितना भार उनका पहले होता है, जितना द्रव्यमान उनका पहले होता है, बाद में भी अभिक्रिया के बाद भी उतना ही होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसके बाद आता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में जो यौगिक उत्पाद जो बनते हैं उनका क्या होता है, एक हर यौगिक का जो होता है एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, जैसे कि ये है H2O है, तो H2O में अगर देखें, इनका अगर द्रव्यमान देखें, परमाणु द्रव्यमान देखें, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 ऑक्सीजन का 16 होता है। ये परमाणु द्रव्यमान के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, और अभी इसमें फिलहाल इसका मतलब ये भी है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु की संख्या जो होती है वो निश्चित होती है। चाहे अभिक्रिया के पहले जितने अभिकारक हैं, अभिक्रिया के बाद भी जो हैं उतने ही अभिकारक रहते हैं। जैसे कि इसको ही उदाहरण से हम देखें अगर, तो इनके ये अभिकारक हैं, एरो के जो इधर हैं ये अभिकारक हैं। ठीक है, इनसे उत्पाद बने। अगर इनके परमाणु की संख्या हम गिने, ठीक है, कितनी होती है, तो देखो सोडियम के 2 हैं, कार्बन के 1, ठीक है, कार्बन का 1 है, यहाँ पे है 1, बाकी यहाँ पे 2 ये हो गए, और 2 और 2 4, 4 और 1 5, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, 5। ठीक है, और ऑक्सीजन के जो हैं 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 4 और 3 7। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 6 और 2 8। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये अभिकारकों की परमाणुओं की संख्या निकल गई, सबकी अलग अलग। अब इसके बाद जो है, अब यहाँ गिनते हैं, यहाँ भी क्या है, उतनी ही रहनी चाहिए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यहाँ भी उतनी ही रहनी चाहिए। तो देखते हैं कि वहाँ उतनी होती है या नहीं होती है। 2 कार्बन ये हो गए, 2 कार्बन ये हो गए, 4 कार्बन। ठीक है, और 1 कार्बन ये हो गया, तो 5 कार्बन। सोडियम के देखते हैं, सोडियम 2, ठीक है। इसके बाद है हाइड्रोजन। पहले ऑक्सीजन का देखते हैं। ऑक्सीजन के 2 ये हो गए, 1 ये हो गया, 3, और 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, ठीक है, यानी कि 7। अब देखते हैं हाइड्रोजन की। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8। तो इस तरह से जो है यहाँ सबकी क्या है, बराबर है ना। सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इधर जितनी संख्या है उधर भी उतनी संख्या है ना। तो इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये क्या है, परमाणु की संख्या जो है बदलती नहीं है, संरक्षित रहती है किसी भी अभिक्रिया में। ठीक है, अच्छा ये कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है, 2 कार्बन ये हो गए। ये जो 2 यहाँ पे हम जो निशान लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, सबकी संख्याएं जो हैं बढ़ जाती हैं। ठीक है, इसकी भी बढ़ेगी, इसकी भी बढ़ेगी, ठीक है। इसी तरह से ऑक्सीजन की क्या है, 2 ये 2 ऑक्सीजन हो गए, ये 1 और ये 2 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता
अगर यहाँ पे 3 होता तो तब क्या होता है, 3 कार्बन ये हो गए, 3 कार्बन ये हो गए, यानी कि टोटल 6 कार्बन। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 3, 3 तियां 9, 3 तियां 9, और ये भी 3 है। ठीक है, तो हो जाते कितने, 12। इसी तरह से ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन ये, 3 ऑक्सीजन ये। ठीक है, 3 और 3 6, और अब क्या बचा इसमें, तीनों हो गए। तो इस तरह से जो है हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हम जो भी अंक लगाते हैं इसके आगे अगर कार्बन, जितने बार कार्बन आ रखा है उतने ही उनकी संख्या बढ़ जाएंगी। ठीक है ना, माना यहाँ पे अगर 1 कार्बन और होता तो यहाँ पे तब कितने हो जाते, ये भी 3 कार्बन और हो जाते, तब क्या है 3 कार्बन और हो जाते। ठीक है, तो इसी तरह से हम निकालते हैं। तो इसमें इतना ही है, आगे तो जो भी उत्पाद यहाँ पे बनेंगे उनका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, इन दोनों अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है ना, वो घटेगा ना वो बढ़ेगा। जैसे कि यहाँ पे हमने जोड़ा 5.3 ग्राम और 6 ग्राम को हमने जोड़ा तो यहाँ पे 11.3 आया। अगर इन तीनों को भी हम जोड़ते हैं, जैसे तीनों का अलग अलग आता है, 8.2 ग्राम है ना, 0.9 ग्राम और 2.2 ग्राम, तो इन दोनों को जोड़ा तो वो तो उतना ही आया। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है ना। अगर हम अतिरिक्त मिला देंगे तो अतिरिक्त उसकी अभिक्रिया नहीं होगी, वो अलग से बच जाएगा। लेकिन अभिकारकों को जितना भार उनका पहले होता है, जितना द्रव्यमान उनका पहले होता है, बाद में भी अभिक्रिया के बाद भी उतना ही होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। इसके बाद आता है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में जो यौगिक उत्पाद जो बनते हैं उनका क्या होता है, हर यौगिक का जो होता है एक निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, जैसे कि ये है H2O है, तो H2O में अगर देखें, इनका अगर द्रव्यमान देखें, परमाणु द्रव्यमान देखें, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2, ऑक्सीजन का 16 होता है। ये परमाणु द्रव्यमान के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, और अभी इसमें फिलहाल तो इसमें क्या होता है, पहले इसमें हम देखेंगे इनका द्रव्यमान अनुपात। तो देखो इसमें हाइड्रोजन का जैसे कितना है, 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 2 उसका परमाणु द्रव्यमान हो गया, 16 ऑक्सीजन का है। ठीक है, तो दोनों का अनुपात कितना आ गया है, 1:8 है ना, आधा आधा किया, 16 का आधा 8, 2 का आधा 1, तो ये द्रव्यमान अनुपात हो गया इनका। यानी कि अगर 9 ग्राम हम जल लेते हैं तो 9 ग्राम में से 1 ग्राम क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, 8 ग्राम क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। ठीक है, अगर हम परमाणु अनुपात हम देखें कि परमाणु कितनी कितनी संख्या में है, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ठीक है, तो ये नियत रहता है ना। संसार में कहीं भी हम अगर जल का कोई भी अणु, हम किसी भी नदी, किसी भी सागर से अगर हम कहीं जल का अणु हम लेते हैं तो उसमें यही अनुपात हमेशा पाया जाता है, चाहे वो कहीं से भी लें। ठीक है, वो कभी भी बदलता नहीं है, एक नियत होता है हमेशा, तो इसलिए इसे कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, इसी तरह से जैसे CO2 है, CO2 में देखते हैं कार्बन का जो होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 16 दूनी 32 ये हो गए, और कार्बन का 12 ये हो गया, दोनों का आधा आधा किया, कार्बन का 6, 32 का 16, और उसके बाद फिर 6 का आधा किया 3, 16 का आधा किया 8, कितना हो गया 3:8। ठीक है, तो इनका द्रव्यमान अनुपात कितना होगा, 3:8। इसी तरह से अगर परमाणु अनुपात देखेंगे तो कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो 1:2 इनका परमाणु अनुपात हो गया। अब ये निश्चित रहेगा, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड का कहीं से भी आप ले लोगे अणु, चाहे कहीं से भी, तो उनका क्या होता है, हमेशा संसार में कहीं से भी लोगे तो स्थिर उनका अनुपात होता है।
ठीक है, तो ये हो गया स्थिर अनुपात का नियम। अब इसके बाद आगे है इसमें, तो वैज्ञानिकों ने जब ये रासायनिक समीकरणों का अध्ययन किया और जब ये नियम बनाए, तो इसके बाद परमाणु संरचना के बारे में उन्होंने कुछ वो आगे सोचने लगे। इसी तरह से इसके बाद फिर डाल्टन एक वैज्ञानिक थे, डाल्टन वैज्ञानिक ने फिर परमाणु के बारे में कुछ एक थ्योरी कुछ दी, उसके बारे में कुछ बताया, तो उसको देखेंगे हम।